नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म 10 एबी के बारे में। ये एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटीज और सेक्शन 8 कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। इस फॉर्म के अंदर जो ये एंटिटीज रहती हैं वो अपनी जो डोनेशंस या इनकम जैसी भी रहती है उनको वो एग्जामिन कराती हैं। और इसके अंदर ये फॉर्म 10 एबी के अंदर आपको 12 ए, एबी या 80 जी के जो रजिस्ट्रेशन रहता है उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या फिर अप्रूवल कराना चाहते हो तो ये आपको ये तब फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 10 AB। तो अगर आप ऐसा कुछ कराना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ सेवर बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान बिना किसी फिल्टर के। तो सबसे पहले फॉर्म 10 AB होता क्या है। ये 10 AB बेसिकली एक रिन्यूएबल फॉर्म है और इसमें एनजीओ जो है वो टैक्स एग्जम्पशन कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट को अपडेट इंफॉर्मेशन देती रहती है, एक तरीके का कि जब अ, एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जैसे फॉर्म 10A के अंदर मिलता है, कोई एंटिटी जब रजिस्टर्ड होती है तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देती है। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल 5 साल के लिए वैलिड रहता है। 12A 3 साल के लिए, 80G 5 साल के लिए, ऐसा कुछ रहता है। और जब वो एक्सपायर होने वाला होता है तो आप फॉर्म 10 AB में फिर से जो है रिक्वेस्ट डालते हो कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है प्रोविजनल उसको रिन्यू कर दें और अप्रूवल दे दें। तो ये एक तरीके की उन 3 सालों में जो आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ जगह चेंज हुई हो, अपडेट हुई हो, क्या एक्टिविटी और बढ़ी है घटी है, तो ये अपडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म 10 AB के अंदर पूरी फाइल होती है। फिर ऐसे जो ऑफिसर है वो उस पे एप्लीकेशन देख करके आपकी पूरा जो अगर उसको देना होता है अप्रूवल तो देता है, नहीं तो अगर आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो आपको नोटिस के तहत आपको बताएगा कि आप मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दो। तो ऐसा पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो फॉर्म 10 AB इस तरीके होता है। अच्छा, ये फॉर्म 10 AB जो रहता है ये भरना कब पड़ता है, ये 4 सिचुएशन में मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म 10 AB भरना पड़ता है। पहली सिचुएशन जैसे मैंने आपको ऊपर बताई थी कि फॉर्म ये आपको भरना पड़ता है जब 12A या AB रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना हो, पहली। फिर होती है एक 80G रजिस्ट्रेशन को अगर आपको रिन्यू करना हो, दूसरी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो एंटिटी जिस ऑब्जेक्ट के अंडर बनी है कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन है, रिलीफ है, पुअर की, योगा है, इस एक्टिविटी के अंदर वो बनी वो ऑब्जेक्ट ही अगर आपको चेंज करना हो तब। या चौथी आपका रहता है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है आपका वो अगर एक्सपायर होने वाला हो तो आपको ये फॉर्म 10 AB फाइल करना पड़ता है। तो ये 4 कंडीशंस के अंदर आपको फॉर्म 10 AB फाइल करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ कि कैसे क्या है। मैंने एक फॉर्म भर करके रखा है तो मैं आपको उस फॉर्म के अंदर इसकी डिटेल्स कैसे क्या सब भरी जाती है वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है समझाऊंगा कि हर एक सेक्शन कैसा क्या कहता है और आप उसको कैसे फिल कर सकते हो। तो ये मेरी लैपटॉप स्क्रीन है। सबसे पहले हम ये ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म में आएंगे और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे। तो देखिए मेरा एक ड्राफ्ट फॉर्म होगा यहाँ पे पहले से ही। नेट काफ़ी स्लो है जिसकी वजह से लोडिंग ले रहा है। देखिए ये ड्राफ्ट फॉर्म है, रिज्यूम करा मैंने, लेट्स गेट स्टार्टेड करा। ये चारों टैब आएंगे यहाँ पे भर करके। तो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल कर दी है तो मैं आपको फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या सब कुछ आप भरोगे। तो मैं पहले टैब पे जाता हूँ। बेसिकली ये सारे सेक्शन जो रहते हैं ना, इसमें आपकी सारी बेसिक डिटेल्स, आपने किस और सेक्शंस के अंडर रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, आप क्या नेचर ऑफ एक्टिविटी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी डिटेल्स पूरी, ऑब्जेक्ट क्या है एनजीओ का, आपके कुछ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन हो या फिर आपके कुछ जो रिजेक्शन ऑर्डर्स हो, रजिस्ट्रेशन आपने कुछ डाला हो, कुछ रिजेक्ट हो गया हो डिपार्टमेंट के द्वारा, वो ऑर्डर की डिटेल्स, आपके की पर्सन डिटेल्स, ये सब पूरी अलग अलग तरीके की डिटेल्स आपको ये चारों कॉलम में मांगेगा। और आखिरी वाले में आपको सारी अटैचमेंट मांगेगा, आपके फाइनेंशियल्स की, आपके जो रिजेक्शन ऑर्डर है, आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपका एमओए है, एओ है या ट्रस्ट डीड है, जो भी आपकी एंटिटी के ऊपर है, दर्पण पोर्टल का रजिस्ट्रेशन। और कुछ अगर आपका कोई रिक्वेस्ट हो जैसे, अच्छा सबसे मेन चीज ये बता दूं मैं आपको, स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन फाइल करते हो, 12 AB फाइल करते हो, तो वहां पे सबसे मेन चीज रहती है कि एक ऑप्शन पूछेगा आपको, एक कंडोनेशन का और दूसरा ओरिजिनल का। तो अगर आप ओरिजिनल कब लेना है और आपको कंडोनेशन कब लेना है, दो चीजें में कैसे क्या होता है, तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर्म 10 कोई एंटिटी अगर रजिस्टर्ड हुई नहीं तो वो अपना अप्रूवल ले लेगी प्रोविजनल फॉर्म 10A के अंदर। ये 10AB फॉर्म है, इसको फॉर्म 10AB बोला जाता है।
एक फॉर्म होता है 10A, जिसके अंदर आप अपना जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल, मतलब आपकी न्यू न्यू एंटिटी रहती है, तो आप अपने अप्रूवल वहां ले लोगे और गवर्नमेंट आपको आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का दे देगी, जो के लिए 3 साल के लिए या 5 साल के लिए वैलिड रहता है। फिर वो जब ओवर हो जाता है तो आप जो है अप्रूवल के लिए फॉर्म 10AB में जाते हो। अच्छा, ये डेट क्या रहती है कि जब आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपकी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, उसके 6 महीने के अंदर अंदर, और या तो जब आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो आपको मिला उसकी एक्सपायरी के 6 महीने के अंदर अंदर, ये दोनों कंडीशंस में से जो भी पहले फुलफिल हो जाएगी, ऑफ कोर्स पहली वाली ही पहले फुलफिल होगी, तो ये दोनों कंडीशंस में ही जो पहले फुलफिल हो जाएगी उस कंडीशंस के अंदर आपको जो है ये 10AB के अंदर आपको रिक्वेस्ट अपनी डाल देनी है। तो अगर आप ये कंडीशन दोनों जब फुलफिल होने के बाद डालते हो तो आपको एक ऑप्शन स्टार्टिंग में मिलेगा कंडोनेशन का, तो आपको कंडोनेशन लेना है, और कंडोनेशन लेना में आपको एक रिक्वेस्ट लेटर भी लगाना पड़ेगा कि आप किस रीजन की वजह से डिले हुए हो, कि आपने क्या हो गया था कि आपने इतना डिले किया। और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के भीतर ही, मतलब इन दोनों पॉइंट के अंदर ही अगर आप रिक्वेस्ट डाल देते हो तो आपको ओरिजिनल लेकर के ही पूरा फॉर्म आगे फाइल करना है। तो एक मतलब मैं फिर से एक समरी रिवाइज कर देता हूँ कि जब आप ई फाइल में आएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में, फाइल फॉर्म में आएंगे, तो जब आप 10AB सेलेक्ट करेंगे तो वहां आपको आपको पैन देगा, वहां आपको आपको एंटिटी का नाम देगा, वहां पे आपको फिर एक फाइलिंग टाइप देगा कंडोनेशन और ओरिजिनल। तो कंडोनेशन कब लेना है और ओरिजिनल कब लेना है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप स्टार्टिंग कर देंगे आगे से, तो आपको सेम यही चीज ही पूरी मिलेगी जैसे यहाँ से है ना। रिज्यूम करेंगे आप, लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। पहला वाला पॉइंट, ये पैन है आपका, एंटिटी का नाम हो गया। अच्छा, ये जो चारों सेक्शंस रहते हैं, ये किस किस सेक्शन पे बात करते हैं, ये मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि ये जो सारे सेक्शन आपको कौन से सेक्शन में फॉल करना है, कौन सा सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। तो जो हमारा ये पहला सेक्शन रहता है, सेक्शन 12A, सब सेक्शन 1 क्लॉज AC, और सब सेक्शन सब क्लॉज सेकंड के अंदर जो ये पहला सेक्शन है आपका, ये आपका तब एप्लीकेबल होता है, ये उन एनजीओ के लिए जो पहली बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ये तब आएगा। फिर जो आपका ये सेकंड वाला सेक्शन है, ये सेकंड वाला आपका तब एप्लीकेबल होगा, ये उन एनजीओ के लिए होता है जिनके पास पहले से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और अब वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मेरे केस में यही है, मैं ये वाला ही लूंगा। फिर ये आपके जो थर्ड वाला रजिस्ट्रेशन है, ये उस केस में आता है कि आप अपने एनजीओ का जो ऑब्जेक्ट है वो आप चेंज करना चाहते हैं, पहले किसी और ऑब्जेक्ट एक्टिविटी थी, आप वो एमओए या ट्रस्ट डीड में आप उसको कुछ और चेंज करना चाहते हो, तो आप ये थर्ड वाला लोगे। फिर जो फोर्थ वाला रहता है, ये उन एनजीओ के लिए रहता है जिनका पहले रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला हो या वैलिडिटी खत्म हो रही हो और एनजीओ को रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहा हो, ये सब सेक्शन आप चूज करोगे। अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, सेक्शन थर्ड और सेक्शन जो फोर्थ है, सेक्शन थर्ड वाले में भी आप मतलब अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराने के लिए लेते हो, और फोर्थ वाले में भी आप अपने मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रिन्यूअल कराने के लिए, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे आप अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए लेते हो। जो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा 10A के अंदर आपने लिया होगा, अगर वो आप उसका अप्रूवल लेना चाहते हो, रिन्यू कराना चाहते हो उसमें कि वो फाइनल अप्रूवल मिल जाए आपको, तो आप ये वाला लोगे, सेकंड वाला। और अगर आपके पास अप्रूवल जो मिल गया, फॉर एग्जांपल आपने ये सेक्शन के अंदर अप्रूवल ले लिया, गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल आपके लिए 3 साल के लिए वैलिड रहा, और वैलिड रहने के बाद फिर से आप उसको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी आपको चौथे साल, तब आप ये लोगे क्योंकि आपके पास अप्रूवल था, अप्रूवल को आपको रिन्यू कराना है, तो अगर आपको अप्रूवल को रिन्यू कराना है तब आप फोर्थ वाला लोगे। अच्छा, जो फिफ्थ वाला आखिरी वाला जो पॉइंट है, फोर्थ का बी वाला पॉइंट, फोर्थ का मतलब सॉरी, ये जो ए वाला पॉइंट है, वो ये उन इंजन के लिए होता है जिनका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने खुद से इनवैलिड या कैंसिल कर दिया हो, तो वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो इस सेक्शन में डाल करके फाइल करेंगे। तो मैंने जैसे बताया मेरे ऊपर थर्ड वाला ही जो ये थ्री वाला है सेकंड पॉइंट का, ये एप्लीकेबल है, तो मैं इसको ले लूंगा। फिर ये नेचर ऑफ एक्टिविटी मेरी चैरिटेबल है, रिलीजियस या फिर आपके में जो भी हो, आपके में चैरिटेबल ही होगी, चैरिटेबल ही लेंगे, मेरी ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है। फिर ये वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, हाँ, मतलब जो है यस मेरे में है, और वो जो है जैसे ही आप यस करोगे तो आपको ये इनकॉर्पोरेशन डेट डालनी पड़ेगी, मेरा ये जो क्रिएशन हुई है
ये रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज के एक्ट के अंदर ये कंपनी मेरी बनी है, तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डेट आप लिखोगे, इनकॉर्पोरेशन नंबर आप लिखोगे, किस अथॉरिटी ने इसको ग्रांट किया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, फिर आपका जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट है कि आपकी कंपनी क्या क्या ऑब्जेक्ट करती है, तो मैंने जो जो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, मेरे एमओए में लिखा है जो, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन्स द इरिवोकेबल क्लॉज। अच्छा, ये मैं आपको ये समझा दूं, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। वैसे ये पॉइंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये ट्रस्ट डीड के ऊपर एप्लीकेबल है और मेरी ये सेक्शन 8 कंपनी है, तो मेरे में ये ऑप्शन ब्लॉक आ रहा है। लेकिन अगर आपकी ट्रस्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इरिवोकेबल क्लॉज है ये आपको कहता क्या है। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिएगा कि जो आपकी ट्रस्ट डीड है, इसमें क्या ट्रस्ट मतलब लिखा है कि ऐसा कुछ कि ट्रस्ट को बंद नहीं किया जा सकता, या ट्रस्ट इरिवोकेबल है। अच्छा, इरिवोकेबल जो रहता है इसका मतलब क्या रहता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सिंपल वे में मतलब क्या होता है कि ट्रस्ट को मन मर्जी से अपनी जो मन मर्जी से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्टीज अपने पर्सनल यूज में नहीं ले सकते हैं। ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट परमानेंटली पब्लिक बेनिफिट के लिए ही फिक्स होता है। मतलब ट्रस्ट पब्लिक चैरिटी के लिए परमानेंटली बना है। तो अगर अभी क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट ये पूछ क्यों रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक तरीके का देखना चाहता है कि ट्रस्ट पब्लिक बेनिफिट के लिए बना है, या फिर कल पर्सनल यूज के लिए अगर बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब कि अगर ट्रस्ट इरिवोकेबल है तो ठीक है, अगर आपकी ट्रस्ट डीड में लिखा है तो इट्स गुड, टैक्स एग्जम्पशन इज अलाउड। अगर आपकी ये डीड में ऐसा कुछ लिखा है कि ट्रस्ट इरिवोकेबल नहीं है, तो इस पे थोड़ा पॉइंट ये गवर्नमेंट थोड़ा सस्पिशियस में ले सकती है। तो ये आप अपनी ट्रस्ट डीड में देखिएगा कि आपकी ट्रस्ट इरिवोकेबल है कि नहीं है। ये वहां पे क्लियरली मेंशन होगा जिसने भी बनाई होगी। बस इरिवोकेबल का मतलब एक तरीके का पूरा ये मतलब रहता है कि ट्रस्ट को अपनी मन मर्जी से बंद नहीं किया जा सकता। जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्टीज अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं ले सकते हैं। ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट परमानेंटली पब्लिक बेनिफिट के लिए ही फिक्स होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड अंडर दर्पण पोर्टल, हाँ मेरे में रजिस्टर्ड था तो मैंने यस कर दिया और दर्पण पोर्टल की अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय द एप्लीकेंट इन द पास्ट हैज बीन रिजेक्टेड, हाँ मैंने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी इसी फॉर्म से रिलेटेड, जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो मेरी रिजेक्ट हो गई थी, कुछ डॉक्यूमेंट मैं नहीं दे पाया था, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन करी थी, तो मैं उसको यस करे दे रहा हूँ। वेदर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन अंडर क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, ये सेक्शन जो आपको बात करता है, ये ट्रस्ट जो साइंटिफिक रिसर्च या फिर जो साइंटिफिक डिस्कवरी कर रही होती है पूरी तरीके की रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर, ये उस सेक्शन के लिए बात करता है। तो मेरी ट्रस्ट इस पे नहीं है, तो मैंने इसको नो कर दिया। अगर आपकी कंपनी या फिर ट्रस्ट या फिर कुछ सोसाइटी अगर कुछ साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कुछ कर रही हो, ओवर एग्जाम्पशन लेती हो, तो यहाँ पे वो यस करके सारी डिटेल्स देगी। फिर आपकी यहाँ पे सारी ट्रस्टी की, ऑथर की, डायरेक्टर की, शेयर होल्डर जो भी है आपकी कंपनी में, जिस तरीके से आपकी एंटिटी का टाइप है। जैसे मेरे में ये दोनों डायरेक्टर हैं, तो मैंने यहाँ डायरेक्टर की डिटेल्स फिल कर दी है। और अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई अगर आ रहा है तो यहाँ पे 9B में आप डिटेल फाइल करोगे। सब कुछ डिटेल जब आप फिल कर लोगे, तो यहाँ पे आप जब सेव कराओगे तो ये अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कुछ छूटा होगा आपका तो यहाँ पे वो आगे बढ़ने नहीं देगा आपको। फिर आपकी यहाँ पे ऑपरेशनल डिटेल्स आती हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये पूछता है इसमें, details of schools, college, university, hospital, yoga institute, religious place, any other institutions being managed, controlled, administered, owned by the applicant। अच्छा, आपका जो ये एंटिटी है, अगर इसके अंडर कोई स्कूल, कॉलेज, योगा अगर ये कुछ चलाता वालाता है, तो आप बताओगे कंट्रोल करता है उसको, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे डिटेल्स करके सारी, कि कहाँ वो है, स्कूल है क्या, पता है उसका, पोस्ट ऑफिस है, कौन उसका इंचार्ज है, सब पूरा करके, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ऐसे सेम अगर प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है अगर उसकी आपकी, तो उसका आप इंफॉर्मेशन दोगे पूरी, कहाँ पे है वो, कौन से बैंक अकाउंट में उसका मेंटेन हो रहा है खाता वाता उसका, और सब कुछ इसकी डिटेल्स आप पूरा पढ़ते रहिएगा। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, मेरे ऊपर नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा। फिर आ जाएगा आपका, इफ एप्लीकेंट हैज एनी इनकम फ्रॉम दी पीजीपीपी से अगर आपकी कोई इनकम हो रही हो तो वो आपको दोगे, मेरे में नहीं है तो मैं ये कैंसिल कर दूंगा। सॉरी। फिर ये आपको अपने बैंक अकाउंट खाते की सब पूरा इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये आप वहाँ पे डिटेल्स करके फिल कर दोगे। फिर आपके डिटेल्स ऑफ ऑल लैंड बिल्डिंग्स और बोथ हेल्ड बाय द एप्लीकेंट, अगर आप कुछ लैंड बिल्डिंग आप
की एंटिटी हेल्ड कर रही हो, तो उसकी आप डिटेल्स दोगे पूरा। फिर हम लोग 15 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। 15 पॉइंट, इन केस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एनी other object of general public utility GPU, please provide the following with respect to the previous year immediately preceding the previous year in which application is made. Point number one, whether it involves the carrying of any activity in the nature of trade, commerce or business or any activity। अच्छा, ये जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के अलावा, मतलब जो एंटिटी है आपकी वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के अलावा कोई ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स या पेड सर्विसेज जैसी कोई एक्टिविटी करती है, तो गवर्नमेंट चेक करती है जो गवर्नमेंट चेक करती है कि ये एक्टिविटी चैरिटी के नाम पे बिजनेस तो नहीं कर रही है, तो ये इंफॉर्मेशन उस चीज के लिए रहती है। तो अगर आपकी कोई जो एंटिटी है वो अगर इन सब में फॉल कर रही हो कि ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, एनी पेड कंसल्टेंसी सर्विसेज कुछ दे रही हो, तो आप यस करेंगे। फिर जो है अगर नहीं कर रही तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि बिजनेस जो ये है, whether the activity is undertaken the course of actual carrying out the advancement of any other object of the general public utility। अच्छा, ये इसका मतलब कहने का है कि बिजनेस एक्टिविटी, चैरिटी की मिशन, जो आपकी ये एक्टिविटी है, जो आप ये ऊपर वाले में कुछ फॉलो हो जाए, फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्विसेज ले रहे हो, जो सर्विसेज आपकी एक्टिविटी को प्रमोट करता है, कि आपने जैसे कोई वर्कशॉप चलाई जो गरीब बच्चों को सिखा रही है, तो वो अपने एंटिटी के ऑब्जेक्ट के लिए ही किया, तो वही चीज चेक करने के लिए रहती है कि वेदर द एक्टिविटी इज अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ सच एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो क्या आपकी मतलब एंटिटी उसी काम से रिलेटेड ही है, जो आप ये सब ऊपर कर रहे हो वो आपकी एंटिटी का जो ऑब्जेक्ट है उसी को प्रमोट करने का है। अगर है ऐसा तो यस, अगर नहीं है तो नो कर दोगे, और उससे जितनी भी आपको रिसिप्ट जनरेट हुई है उस एक्टिविटी से, उसकी आप डिटेल्स यहाँ करोगे। तो अगर आप में ऐसा कुछ है कि अगर आप इन चीज में फॉलो कर रहे हो कि जैसे आप कोई स्कूल चला रहे हो, स्कूल चलाने में आपने कोई वर्कशॉप कराई जो मतलब उस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए था, तो उससे आपको कुछ अगर एक्टिविटी से जनरेट हुआ है, कोई आप एक्टिविटी करते हो, कोई इनकम इनकम जनरेट हो गई जैसे कुछ, तो आप यहाँ बताओगे हाँ मैं ये एक्टिविटी करता हूँ, ये एक्टिविटी मेरी इस चीज से रिलेटेड है, फला फला चीज आप पूरी दोगे। तो सेकंड टैब भी हम लोग का हो गया है। फिर हम लोग का थर्ड टैब आता है डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ इनकम एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। ये आपको भरनी पड़ेगी। इसमें आप भरोगे हैज रिटर्न हैज बीन इनकम हैज बीन फाइल्ड फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर विच द ड्यू डेट हैज बीन एक्सपायर्ड फॉर विच द ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड। हाँ, तो हम लोग का लास्ट फाइनेंशियल ईयर जा चुका है और इसका हम लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो यस कर दिया मैंने। और यस लोग, अगर आपने नहीं फाइल किया तो आप नो करोगे। फिर आपको लास्ट बैलेंस शीट जो आपने फाइनल करी होगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, वो बैलेंस शीट की सारी फिगर्स आप यहाँ भरोगे, जो भी आपकी बैलेंस शीट कैरी होगी, ऑडिटेड बैलेंस शीट। फिर इनकम रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर विद द एप्लीकेशन एंड आपको 3 साल की पूरी इनकम यहाँ पे ऐड डिटेल्स करके देनी है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, 23-24 की, 24-25 की, हर एक ईयर की सिलेक्ट करके आपको देनी है और उसको ऐड कराना है। फिर नेक्स्ट ईयर लोगे, फिर उसको देनी, फिर ऐड कराना है। फिर whether the fund or the institutions has incurred any religious एक्सपेंडिचर ऑफ द रिलीजियस नेचर, तो अगर आपने कुछ रिलीजियस नेचर्स के ऊपर कुछ अगर खर्चा कर रखा हो, तो उसको आपको बताना है यस कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो मेरे में ये ऑप्शन ही ब्लॉक है। फिर अगर आपने कुछ कर खर्चा कर रखा होगा तो उसकी लास्ट 3 इयर्स की आपको डिटेल्स बतानी है, तो ये ऑप्शन ही ब्लॉक है क्योंकि कर नहीं सकते हैं। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन भरे दे रहा हूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले चलता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है। तो देखिए, मैंने सारी डिटेल्स अपनी फिल कर दी पूरी फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंग, जो है जैसे आपने जो है जिस ईयर में जितनी इनकम जो हुई है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, और फिल करने के बाद जब सब कुछ आप फिल कर लोगे तो उसको सेव कराओगे, तो ये टैब भी आपका सेव हो जाएगा। फिर लास्ट टैब आपका सिर्फ कुछ नहीं कहता है, अटैचमेंट और वेरिफिकेशन आपको करानी होगी। वो अटैचमेंट और वेरिफिकेशन आप लगा दोगे, जैसे जो मैंडेटरी है ऑप्शन उसी पे आप लगा दीजिएगा, और इसके अलावा भी आपको कुछ लग रहा है कि आपको लगाना चाहिए, वो भी आप लगा दीजिएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग का आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं अपना COI लगा दूंगा। फिर यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन की कॉपी, या फिर तो यहाँ पे मैं सिन और MOA AOA मर्ज करके कुछ लगा दूंगा। फिर यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पे 12 वे का सर्टिफिकेट लगा दूंगा जो मुझे मिला था प्रोविजनल वाला।
फिर यहाँ पे ग्रांट रजिस्ट्रेशन रिजेक्शन ऑर्डर जो हमारे पास है। मेरी एक एप्लीकेशन मैंने डाली थी, ये देखिए मैंडेटरी फील्ड है यहाँ पे। तो मैंने एक एप्लीकेशन पहले डाली थी जो रिजेक्ट हो गई थी, उसका मैं यहाँ पे अपना कॉपी लगा दूंगा। फिर यहाँ पे आपको फाइल करना है, और देख लीजिएगा जिस तरीके से आपको कि कॉपी सेल्फ सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है, देनी है 3 इयर्स की, नॉट मोर देन 3 इयर्स, मतलब 3 साल की आपको देनी है। तो यहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो भी गुजरा है, फिर 23-24 और 22-23 तीनों की कॉपी लगा दीजिएगा मर्ज करके। फिर ये आपको और क्या देख लीजिए जो हो। फिर ये डिटेल्स रीजन और डिले देना, जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में पॉइंट आपको बात किया था कि कंडोनेशन का पॉइंट पूछेगा, ओरिजिनल का पॉइंट पूछेगा। तो अगर आप कंडोनेशन सेलेक्ट करते हो तो आपको कंडोनेशन का यहाँ पे एक रिक्वेस्ट लेटर देना होगा। उसमें आपको पूरा बताना होगा कि आप क्या रीजन हो गया जो आप ये एप्लीकेशन डिले फाइल कर रहे हो, क्या हो गया था। और अगर आप जो दो कंडीशंस मैंने बताई थी उसके अंदर अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो आपको ओरिजिनल करके फाइलिंग कर लेनी है, फिर ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर इतना सब करने के बाद आप ये टिक करोगे। फिर ये आप इसका डॉटर ऑफ जो इनका सब पूरा फिल करके सारी अंडरटेकिंग टिक करके प्लेस करके सेव करा दोगे, और सेव कराने के बाद आप जो है कंटिन्यू करोगे तो पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू अगर एक बार चेक कर लेना आप, प्रीव्यू अगर ओके होगा तो आप जो है कंटिन्यू करके अपनी ओटीपी डाल करके आप उसको रिक्वेस्ट सबमिट कर दोगे। रिक्वेस्ट सबमिट हो करने के बाद इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, ये रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस रहेगी, और अंडर प्रोसेस में इसको ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन को वो गो थ्रू करेगा। अगर उसको लगता है कि आपको सब कुछ सही है, तो आपको वो उसका जो प्रोविजनल का अप्रूवल है वो देगा। अगर उसको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसिंग है या फिर उसको कुछ पूछना है, तो आपको वो एक नोटिस देगा। नोटिस के हियरिंग के थ्रू वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से लेगा, और या तो आपको वो हियरिंग के बुला सकता है कि जहाँ पे भी आपका वार्ड वार्ड लग रहा होगा। तो ये अब ऑफिसर के ऊपर है वो कैसा क्या करता है, लेकिन आपको अपने एंड से ये एप्लीकेशन पूरी फाइल करनी है। तो आई होप मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर किए होंगे, और आपको समझ में आया होगा कि फॉर्म 10 AB जो है का पर्पस क्या रहता है और ये किस लिए फाइल करी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।